सिनेमा के सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। दोस्तों, एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था संघर्ष और इसमें दिलीप कुमार साहब ने एक बहुत ही अलग तर्ज की अदाकारी का मुजाहरा किया था। जाहिर सी बात है कि वो शहंशाह जज्बात ऐसे तो नहीं कहे जाते। उस फिल्म में संगीत दिया था मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब ने और गीत लिखे थे शकील बदायूनी साहब ने। अब नौशाद साहब, शकील साहब, दिलीप साहब के साथ एक नाम और जुड़ जाता है, रफ़ी साहब का। और जब कभी इन चारों का आपस में मेल हुआ तो कुछ ऐसे नगमे वजूद में आए कि जिसके सहर से निकलना बड़ा मुश्किल। इस फिल्म में भी एक ऐसा ही गीत था। गीत के बोल थे, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। इस गीत को बनारस में शूट होना था, बनारस की गलियों में शूट होना था। मेरे पैरों में है, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी। तो ऐसा लगा कि शायद दिलीप साहब रजामंद होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जब नौशाद साहब ने इसकी धुन बना ली, गाने की रिकॉर्डिंग हो गई और दिलीप साहब ने जब सुना तो कहा कि आप जैसे चाहते हैं इस गाने को वैसे ही शूट कीजिए। इस गीत के जो शुरुआती जो बोल है उसका पैटर्न और गंगा जमुना के गीत दोनों का पैटर्न लगभग से मिलता जुलता सा है। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, गोरी गुजरिया से नेहा, वो पोर्शन। और संघर्ष में जो गीत है, दिल पाया अलबेला मैंने, तबीयत मेरी रंगीली। दिल पाया अलबेला मैंने। बहरहाल दिलीप साहब ने उस गीत में नैन लड़जई है तो मनवा में कसक होइबे करी बेपनाह अवधि डांस का मुजाहरा किया था। और इस फिल्म के इस गीत में मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, इसमें भी दिलीप साहब अपनी पूरी अदा के साथ नजर आए। जो लिबास उन्होंने पहन रखा था वो भी बहुत ही शानदार उन पे फब रहा था। और रफ़ी साहब ने तो इस गीत में ऐसी ऐसी कलाकारी दिखाई और दिलीप साहब से अपनी आवाज को मैच करते हुए इस गीत को ऐसे रिकॉर्ड किया कि सुनने वाले की तबीयत बाग बाग हो जाती है। खास तौर से अगर आप माइंड करें कि जब रफ़ी साहब वहां पे आते हैं स्टैंजा में, कोई मेरी भी शादी करा दे, उस लाइन पे गौर कीजिएगा। कोई मेरी, हाय हाय, कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। उस खूबसूरत सी गीत की छोटी सी झलक मैंने आपके सामने पेश किया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ कॉपीराइट के मसाइल होते हैं। कहानी कुछ यूं है कि जब ये गीत रिकॉर्डिंग होने वाला था तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि इस गीत में गर्चे वॉइस तो रफ़ी साहब की है, लेकिन साथ ही साथ कुछ इंसर्शन है मेल वॉइस और फीमेल वॉइस के। एक छोटी सी दो एक जुमले की एक गुफ्तगू जैसी है। तो इसके लिए कोरस के मेल फीमेल को बुलवाया गया। कुछ मेल्स आए, कुछ फीमेल्स आए, क्योंकि कोरस भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। कोरस गाने वाले का भी अपना एक अंदाज होता है और हर एक के बस की बात नहीं कि कोरस गा ले। तो बहरहाल कोरस के सिंगर्स को बुलवाया गया। रिकॉर्डिंग के दिन सारे लोग मौजूद थे, म्यूजिशियन सारे तैयार बैठे थे। रफ़ी साहब भी आ चुके थे, नौशाद साहब भी आ चुके थे। और जब नौशाद साहब आए स्टूडियो में तो उन्होंने देखा कि ये जो कोरस गाने वाली कुछ फीमेल्स थी, सारी की सारी नौजवान लड़कियां थीं और उनमें एक ज़ईफ औरत नजर आई। तो नौशाद साहब थोड़े से कंफ्यूज हुए कि मेरे इस गीत में जो कोरस के जो बोल होंगे उसमें किसी उम्रदराज ज़ईफ औरत का क्या काम। उन्होंने रिकॉर्डिस्ट से पूछा कि भाई ये मोहतरमा यहां क्या कर रही है। रिकॉर्डिस्ट ने जो कुछ उनको बताया वो तो सुनकर उनके औसान खता हो गए। रिकॉर्डिस्ट ने उनको बताया कि सर ये पुराने दिनों की राजकुमारी साहबा है, राजकुमारी दुबे जी, अपने जमाने की मशहूर प्लेबैक सिंगर। अब तो नौशाद साहब ने कहा, मैं तो इन्हें पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि वक्त की गर्दिशों ने राजकुमारी जी पे कुछ ऐसा असर किया था कि अब उनके शायद अपने भी उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे।
वक्त की गर्दिश का यही हाल होता है। नौशाद साहब फौरन निकलकर उनके पास आए, सलाम किया और कहा कि राजकुमारी जी आप यहां क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब मैं कोरस गाने आई हूं। तो उन्होंने कहा कि आप बजाते खुद इतनी अच्छी सिंगर रह चुकी हैं, आपका अपना एक मकाम है, आप ये कोरस गाएंगी ये इन लड़कियों के साथ? तो उन्होंने कहा कि वक्त वक्त की बात होती है नौशाद साहब, जब मैं सिंगर थी तो थी, आज तो मैं कोरस गाने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि वक्त ने कुछ ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि मुझे पैसों की जरूरत है। ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो मेरे हाथ में कुछ पैसे आएंगे जिससे मैं कुछ अपनी जरूरतें पूरी कर लूंगी। नौशाद साहब बड़े शर्मिंदा से दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि राजकुमारी जी ने कि नौशाद साहब इनकार मत कीजिएगा, मैं आ गई हूं तो मेरी आवाज का इस्तेमाल कर लीजिए, और मैं आपसे एक और भी गुजारिश करूंगी कि आगे भी जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपको किसी कोरस गाने वाली की जरूरत है, मुझे जरूर बुलवा लीजिएगा। नौशाद साहब तो दम बखुद थे। बहरहाल गाने की रिकॉर्डिंग हुई, रिकॉर्डिंग बहुत खूबसूरत हुई। रफ़ी साहब बिल्कुल अपने शबाब पे थे और रफ़ी साहब की एक एक लाइन की अदायगी में ऐसा लग रहा था कि दिलीप साहब उभर कर सामने आ रहे हैं। जो कोरस के पोर्शन थे वो भी बड़ी खूबसूरती के साथ रिकॉर्ड किए गए और ओवरऑल ये एक बड़ा ही खूबसूरत गाना रिकॉर्ड हुआ। राजकुमारी जी की अगर हम बात करें तो 1930 से 40 की दहाई तक राजकुमारी जी का अपना एक बड़ा आला मकाम रहा और अल्लाह ने उन्हें बड़ी प्यारी आवाज दी थी, बहुत खूबसूरत आवाज दी थी और उनकी आवाज काफी उम्र ढलने के बाद भी तरोताजा रही। मैं आपको उनकी याद दिलाते हुए 1949 में आने वाली एक फिल्म महल, जिसमें खेमचंद प्रकाश जी का संगीत था, उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने पेश कर रहा हूं। उसके बोल हैं, घबरा के जो हम सर को टकराएं तो अच्छा हो। अब ये जो गीत है इससे भी जुड़ी हुई एक कहानी है, वो भी मैं आपको बताता चलूं कि फिल्म काजल में जब रवि साहब को ये फिल्म मिली तो रवि साहब ने जब ये फिल्म देखी थी महल और ये गाना सुना था तो बड़े प्रभावित हुए थे। उन्होंने बहुत मुतासिर हो गए थे वो इस धुन से और ये धुन उनके सबकॉन्शियस में जाके बिल्कुल बैठ गया था और उन्होंने फैसला कर लिया था कि जब कभी मुझे अब कोई फिल्म मेरे हाथों में आएगी तो मैं इस धुन का इस्तेमाल अपने अंदाज में जरूर करूंगा। बात थोड़ी सी तवील हो रही है लेकिन मैं ये कहानी, चूंकि हमारे इस गुफ्तगू के बीच में जिक्र आ गया तो मैं चाहूंगा कि ये कहानी भी मैं आपको बताता चलूं। रवि साहब ने वो धुन जो थी वो शायर साहब को सुनाई और कहा कि आप इस पे एक नगमा लिख दीजिए। शायर साहब ने लिख दिया, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। अब रवि साहब ने कहा कि उसमें तो था कि घबरा के जो हम सर को टकराएं तो अच्छा हो। अब ये हो तो है नहीं इसमें और इससे क्या हो रहा है कि कंपोजिशन की ग्राफिंग में काफी तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने शायर साहब से कहा कि शायर साहब अगर इसमें यूं कर दिया जाए कि ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा हो तो मुझे धुन बनाने में आसानी हो जाएगी। शायर साहब ने कहा कि मैंने जो लिख दिया उसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली पॉसिबल नहीं है। रवि साहब ने रफ़ी साहब से जिक्र किया कि भाई रफ़ी भाई, ये जो कंपोजिशन मैंने बनाई है इसमें शायर साहब अल्फाज की तरमीम करने को या हो लगाने को तैयार नहीं है, अब इसे कैसे क्या किया जाए। रफ़ी साहब ने कहा आप परेशान ना हो, मैं गा लूंगा। और फिर रफ़ी साहब ने जिस तरह से इस गीत को गाया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। 17 बार अच्छा लफ्ज इस गीत में आता है, इसके 2 हिस्सों में, और रफ़ी साहब ने हर बार अच्छा को अलग अंदाज में कहा। ये जो गाना था काजल का, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये गाना उसी महल फिल्म के उस गीत से इंस्पायर्ड था जिसको गाया था राजकुमारी दुबे जी ने। मैं आपके सामने राजकुमारी जी की आवाज में गाया हुआ वो नगमा, उसकी एक छोटी सी झलक इसलिए पेश कर रहा हूं कि भाई हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं कॉपीराइट के मसले की वजह से, लेकिन आप लोग इस गीत को यूट्यूब पे जाके पूरे का पूरा सुन सकते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी झलक उन तमाम गीतों की पेश करता चलूं, ठीक है? तो लीजिए
पहले सुनते हैं राजकुमारी जी की आवाज में वो गीत महल का, और फिर काजल फिल्म का वो नगमा जो रफी साहब ने गाया था, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। घबरा के जो गुम को अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। समय के साथ राजकुमारी जी को लोग जैसे भूलते चले गए, लेकिन उसके बाद भी गाहे गाहे उन्हें तबर्रुक की तरह से इस्तेमाल किया गया। जैसे कि पाकीज़ा में जो गाने थे उनमें एक जो गाना था वो ठुमरी के अंदाज में था, उसमें राजकुमारी जी का इस्तेमाल किया गया था। गुलाम मोहम्मद साहब ने ये इस्तेमाल किया था। नजरिया की मारी मरी मुरी गुइयां, इस तरह से था। नजरिया की मारी मरी मरी गुइया नजरिया। और फिर उसके बाद गुलजार साहब की एक फिल्म आई थी किताब, आप लोगों को याद होगा, 1977 में ये फिल्म आई थी और उस फिल्म में भी राजकुमारी जी की आवाज में गाना रिकॉर्ड किया गया था। आज राजकुमारी जी हमारे दरमियान नहीं, नौशाद साहब भी नहीं, शकील बदायूनी साहब भी नहीं, रफ़ी साहब भी नहीं, दिलीप साहब भी नहीं, लेकिन इन लोगों ने जो एक कारनामा अंजाम दिया वो आज भी हमारे सामने है। और मैंने आप लोगों के सामने आज की इस कहानी को पेश कर दिया इस उम्मीद के साथ कि हमेशा की तरह आप लोग आज की इस कहानी को पसंद करेंगे। तो बस अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार, खुदा हाफिज, शब बखैर।